नमस्कार, आपका स्वागत है सीएस टीचर के नए वीडियो के अंदर। और यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाइयों, नॉट बहनों। आई डू नॉट वांट टू मेक सो मैनी सिस्टर्स राइट नाउ यहाँ पे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी बहनें हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ। एनीवेज लाइक इस वाले वीडियो से हम कोशिश करने जा रहे होंगे ई कॉमर्स को पढ़ने की। ई कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो कि आपके कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम के अंदर, जैसे कि यदि आपने बीसीए कर रहे हो, आप एमसीए कर रहे हो, तो वहाँ अपने अपने पुण्य दर्शन करवाने आपको ज़रूर आएगी मेरे भाई। और बीसीए के अंदर आपको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? अजी हाथ का अंगूठा मेरा, बहुत ईजी सब्जेक्ट है जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ई कॉमर्स को क्यों चुना सबसे पहले पढ़ाने के लिए? जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं खुद अफोर्ड अंक हूँ। ये बात अलग है कि मेरे बीसीए के अंदर 73% आए थे, वो भी सबसे कम थे मेरे, लाइक लेकिन एनीवेज आए 73 थे। दैट इज मैटर फॉर अस ऑल। लेकिन यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने के जा रहे होंगे कि देखो, बीसीए में अगर आपको सीजीपीए लंबा खींचना है, मस्त खींचना है, बहुत ऊंचा खींचना है, धुआंधार खींचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ई कॉमर्स के अंदर नंबर लेपने पड़ेंगे, नंबर खींचने पड़ेंगे। वो नहीं होता कभी कभी कि इंडिया मान लीजिए वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या आप समझ लीजिए साउथ अफ्रीका से कोई मैच हार जाती है और उसके बाद अब इंडिया को एक जिम्बाब्वे के साथ मैच खेलना है, समझ लीजिए नीदरलैंड्स के अगेंस्ट एक मैच खेलना है, और उस मैच को बहुत ही खतरनाक तरीके से जीतने की आवश्यकता है इंडिया को। तो हमारा जो ई कॉमर्स है कुछ इसी तरह का सब्जेक्ट है, एंड यू हैव टू मार्क इट। आपको इसके अंदर मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, और अगर आपने इसमें मार्क्स लेप दिए तो आपका सीजीपीए ऐसा धुआंधार रॉकेट, बिल्कुल इलॉन मस्क की तो मैया ही ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं थोड़ा सभ्य भाषा का प्रयोग करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों मेरी जान? लेकिन हाँ, क्या करें यार, थोड़ा सा एंथुजियाज्म है भरा हुआ अंदर से, थोड़ा सा वियर्डो भी हूँ। लेकिन आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो भैया हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये होता है फॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम का क्या मतलब है? जिस तरह से आप कभी कभी ऑफिस जा रहे होते हैं, कभी कभी, बहरहाल अभी तो आप छात्र ही हैं तो आप ज़्यादा सपने मत सोचिए कि आप गूगल में जा रहे होंगे क्योंकि थर्ड टायर जो भी है यार, छोड़ो, मैं थोड़ा जोका जाके करने के फेवर में ज़्यादा घुस जाता हूँ, और जो कि मुझे नहीं घुसना चाहिए। तो फॉर्मल सिस्टम क्या होता है? फॉर्मल सिस्टम एक प्रकार की व्यवस्था होती है। सिस्टम तो एक व्यवस्था होती है जहाँ पे किसी तरह की एक व्यवस्थित सुसंगठित यानी कि एक इस तरह के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ये पेन बनाना है तो उस पेन को बनाने के लिए मुझे इसकी टिप चाहिए होगी, इसकी इंक चाहिए होगी, इसका ढक्कन चाहिए होगा, इसके लास्ट में जगाने की वो टिप जो होती है वो चाहिए होगी। तो हम स्टेप सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मर्ज करते हैं कि भाई सबसे पहले हमें ढक्कन की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले स्टेप में हमने ढक्कन को कंप्लीट किया। दूसरे स्टेप के अंदर एक जो बिल्कुल कंप्लीट जो एमपीटी पेन है हमने उसको इकट्ठा किया, अब हमारे पास एक ढक्कन आ गया और एक जो है टिप आ गई है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने जो लास्ट की टिप है वो इकट्ठी कर ली। चौथी स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि इंक डाल रहे होंगे, वो नहीं आती स्याही, क्या बोलते हैं उसे, निप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और ऑरा माइनस हो जाता है जब आपको लाइव। देखो मुझे पसंद है, मज़ा मुझे तब आता है जब मैं एक फ्लो के अंदर पढ़ा दूं, ऐसा पढ़ा दूं कि कोई माइकल लाल रोक ही नहीं पाए। इतना ज़्यादा अंदर से एनर्जेटिक फील करने का मन करता है ना मेरा कि क्या करें। खैर, तो फॉर्मल सिस्टम एक व्यवस्था होती है। क्या होती है व्यवस्था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम एक व्यवस्था होती है, एक प्रणाली होती है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपने एक वेशभूषा धारण कर रखी है, टाई लगा रखा है, शर्ट पहन रखा है, पैंट पहन रखी है, ब्लेजर पहन रखा है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, ऑफिशियल जिसे हम कह सकते हैं। तो एक व्यवस्था होती है जो डिफाइन करती है कि जो टास्क होंगे हमारे वो आपके डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे, कोऑर्डिनेटेड होंगे यानी कि समन्वय होगा उनका, और सुपरवाइज्ड होंगे विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जो फॉर्मल सिस्टम है ये डिफाइन करता है कि जो टास्क हैं किस प्रकार से विभाजित हो रहे होंगे, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट हो रहे होंगे, किस प्रकार से सुपरवाइज्ड हो रहे होंगे यानी कि कंट्रोल हो रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ ही नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिर्फ एक प्रकार का स्ट्रक्चर से हमारा मतलब ये होना चाहिए कि एक ब्लूप्रिंट होता है। जब किसी बड़े घर की हम नींव रख रहे होते हैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे जान, जब हम किसी बड़े घर की नींव रख रहे होते हैं
तब हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं कि देखो हम यहाँ पे रूम बना रहे होंगे, यहाँ पे हमारा वॉशरूम हो रहा होगा, यहाँ पे हमारा हॉल हो रहा होगा, डाइनिंग एरिया ये रह रहा होगा। तो जो ब्लूप्रिंट है वही आप स्ट्रक्चर से एसोसिएट करके देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल का जो ब्लूप्रिंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ये एक फॉर्मल सिस्टम होता है जो डिफाइन करता है कि टास्क किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किए जाएंगे और किस तरीके से सुपरवाइज्ड किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या होती है? तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कुछ नहीं होती, एक प्रोसेस होती है क्रिएट करने की और मॉडिफाई करने की स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ये अपने काम को, जो अपने लक्ष्य हैं, अपने गोल्स जो हैं, उसको इफिशियंसी के साथ में प्राप्त कर सके, जल्दी प्राप्त कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रोसेस है जो कि क्रिएट करती है और मॉडिफाई करती है स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, जो कि अपने काम को जल्दी, यानी कि जल्दी प्राप्त करने में मदद करता है। तो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टू अचीव इट्स गोल्स इफिशियंसी। ठीक है, अपने गोल की एफिशिएंसी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को जल्दी प्राप्त करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहे होंगे। और सबसे आसान भाषा, आसान नहीं होता मेरे भाई, आसान होता है मेरे बच्चे, मेरी जान, आसान होता है। देखिए, बाइक ने पीपों बजा दिया, जबकि मेरी जो गली है ना बिल्कुल शांत गली है। मतलब क्या मजा आता है इनको पीपाड़ी बजाने में, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि मैं अभी तो ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं भी इस तरह से बाइक चलाता हूँ तो मैं भी पौ पू पी पी ये करता रहता हूँ। खैर, मेरी बात तो अलग है, मैं तो हूँ ही बहुत ही शानदार, बहुत ही वियर्ड इंसान। मैं बहुत प्यारा हूँ दोस्तों, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि दूसरे मेरी तारीफ करने में थोड़ा सा शर्मा जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम समझ रहे होते हैं। क्या होता है? अगेन सबसे इजी टॉपिक है और सबसे हाई स्कोरिंग टाइप भी आपको समझ में आना चाहिए। ई कॉमर्स इज द मोस्ट, ऐसे लाइक लप्पे में लप्पा घुमाने की आवश्यकता है एंड आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर रहे होंगे, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। और लिखने का तरीका मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ये जो लिख रहा है जो मैंने लिख दिया, इसको लिख लो नोट कॉपी के अंदर, और उसके बाद अगर एग्जाम में ना आए तो मेरा नाम चेंज कर देना, और नाम चेंज करके वो रख देना जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फ्यूचर बच्चे का नाम सोच रहे हैं। यार देखो, मैं भी इंसान ही हूं ना मेरे भाई, हैं? ऐसी फालतू की क्लेम नहीं करता कि नंबर आए तो जिंदा जला देना, ये कर देना, सुहाग रात में भी पढ़ाएगा, समथिंग लाइक दैट। मैं वो नहीं, ठीक है? तो मेरे बच्चे, मेरी जान, आपको पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको मजा आना चाहिए। दैट इज मैटर एट ऑल, मतलब वही मैटर करता है। अभी क्या, मैं वीडियो के ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे ना बकलूलियां करने की बहुत ज़्यादा हरकत है, मतलब हरकत नहीं, मुझे मतलब मज़ा आता अंदर से कि मुझे कुछ कॉमेडी करनी है, मुझे हंसाना है, और मैं उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अब हम आते हैं अपने पढ़ाई के टॉपिक पे, वरना वहाँ से अगर हम भटक गए मेरे बच्चे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लेने के देने पड़े। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर मेरे भाई। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्यात्मक संरचना। कार्यात्मक संरचना के अंदर क्या होता है? कार्यात्मक संरचना, एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। वह जो एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि कर्मचारी, अपने कार्य करने के ढंग से ग्रुप कर दिए जाते हैं, पार्ट कर दिए जाते हैं, विभाजित कर दिए जाते हैं। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ग्रुप कर दिए जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT। अगर मान लो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है आपके पास है क्या मेरे बच्चे, मेरी जान? आपके पास दिमाग है? नहीं है? है यार, ऐसी बात थोड़ी। अगर आपके पास दिमाग नहीं होता तो क्या आप मुझे देख रहे हो? तो नहीं देख रहे होते, आपके पास दिमाग है, ठीक है? वही दिमाग अगर आप मान लो एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते, किसी कंपनी के अंदर जाकर के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर के वहां आप कर रहे होते, तो आप एडिटिंग डिपार्टमेंट के हेड होते। उसी प्रकार से जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, आप समझिए मेरी बात को, कार्यात्मक ये संरचना होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी कर्मचारी हैं किसी संगठन के, वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, वह विभाजित कर दिए जाते हैं उनके कार्य करने की क्षमता के अनुसार,
तो आपको जो भी आपकी जो लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरे इट्स माय टैलेंट, जो मेरे अंदर से निकल करके आ रहा होता है, मेरे बच्चे जो अंदर से निकल करके आता हो रहा है, इससे हम टैलेंट कहते हैं। टैलेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, और दूसरी बात आप इंडिया में पैदा हो गए, ये तो बल्कि सोने पे सुहागा हो गया कि अब आपकी लगने वाली है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं विभागीय संरचना पे, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक संगठन जो कि विभाजित किया जाता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स के अनुसार, अपने कस्टमर के अनुसार और अपनी ज्योग्राफी यानी भूखंड के अनुसार, अपने क्षेत्रों, भूखंडीय क्षेत्रों के अनुसार जो संगठन है वह डिवाइड कर दिया जाता है अपने प्रोडक्ट के अनुसार, अपने कस्टमर्स के अनुसार, अपने भूखंडीय जो स्तर है उसके अनुसार। तो इसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स संरचना। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं बोथ फंक्शनल मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर तो एक ऐसा मैनेजर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को हेड कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट हेड। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नया वीडियो आने जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई नई फिल्म आने जा रही है, बागी 3 मान लीजिए, उसके अंदर बागी 3 ही प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसको जो लीड कर रहा होगा वह प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएगा। फंक्शनल मैनेजर तो होता ही है बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो वहां पे क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है फंक्शनल मैनेजर को भी और जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। अब आते हैं फ्लैट संरचना, बहुत ही लप्पू सी संरचना है, लप्पू सा सचिन है, इसे आवे जावे कुछ ना। फ्लैट संरचना एक फ्यू और नो लेवल संरचना होती है, कोई मैनेजमेंट इसके अंदर होता नहीं है, तो इसे पढ़ने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, आता नहीं है क्योंकि कॉमर्स के अंदर। और उसके बाद आता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, बाबू वाला स्ट्रक्चर मेरे भाई, हायरार्की आ रही होती है ना, पदानुक्रम बोलते हैं वैसे इसे। तो ट्रेडिशनल पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल्स, ये जो समझ रहे हैं, ये इस तरह का, इसे हम पिरामिड, अरे इसकी ये क्या बन गया मेरा, अरे वाह कट भी गया, वाह वाह वाह, अरे हो जा। हाँ, तो ये जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं पिरामिड वाली व्यवस्था, इसे हायरार्की बोलते हैं। ये टॉप टू डाउन हो सकती है या बॉटम टू टॉप हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस तरह से कार्य कर रही है। तो जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, बाबुओं वाला राज, कि अगर हमको सड़क बनानी है तो सबसे पहले इससे हस्ताक्षर ले लीजिए, फिर वहाँ से हस्ताक्षर ले लीजिए, फिर वहाँ से हस्ताक्षर ले लीजिए, और इतनी देर में चाइना सुपर पावर बन जाएगा। इतना आसान है। तो ये चीज़ हमको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जो कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सबसे पहले डिवीजन ऑफ, वर्गों का जो आपका जो कार्य करना है उनका विभाजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यूनिटी, मतलब एक कमांड जो आ गया वो संपूर्ण रूप से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक मुष्ट कर देगा, ठीक है, यूनाइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो है, नियंत्रण का दायरा, यानी कि नियंत्रण का दायरा कहाँ कहाँ है। जैसे ये पर्टिकुलर एचआर जो है सिर्फ रिक्रूटमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है वहाँ पे नियंत्रण कर सकता है ना, ठीक है। आईटी वाला आईटी संभाल रहा है, तो ये चीज़ होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन प्रिंसिपल के अंदर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी जहाँ समझ जाओ कि भाई वहाँ पर डिक्टेटरशिप की बात आ रही है, ठीक है। डेलीगेशन यानी कि ऊपर वाला जो लेवल होता है, सबसे ऊपर वाला लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोऑर्डिनेशन की भाई, कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय स्थापित करता है, एक लेवल दूसरे लेवल से, दूसरा लेवल तीसरे लेवल से, और चौथा लेवल पहले लेवल से। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर चेन होती है जिसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बिल्कुल ऐसे स्मूथ होना चाहिए, डिसीजन लेने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, दायित्व, अकाउंटेबिलिटी यानी कि मेरा दायित्व एज अ सीएम, इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने स्टेट को बहुत धनाढ़ बनाऊंगा, शिक्षित बनाऊंगा, शिक्षा के ऊपर काम कर रहा होऊंगा। तो इट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी मेरे भाई, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरा सोना, मेरा मोना, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, दायित्व की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। और अगर आप इनको नोट्स में लिख रहे होते हैं और आप इनको और समझ करके लिखते हैं डेप्थ के अंदर, तो आपको अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं।